Good morning class. Today we are going to start a new chapter from the supplementary chapter number 4 the enemies. वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है एनिमी. एनिमी का क्या मतलब होता है? दुश्मन, है ना. जो मित्र नहीं है वह एनिमी होता है. कभी कभी क्या होता है, हम लोग है ना किसी को अपना जबरदस्ती का एनिमी बना लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि इस पड़ोसी से हमारी दुश्मनी हो गई है, हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो हमारा एनिमी है. दैट इज आवर पर्सनल मैटर, है ना. तो हमारा डायरेक्ट है, उसने तुम्हारे को घात करा, तुमने उसको कुछ बोला या जो भी हो, व्हाटएवर में भी, तो आप लोगों का वो पर्सनल दुश्मन हो गया. लेकिन बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो आज अगर हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी तो वो हमारे दुश्मन है, मगर हमारी कोई पर्सनल उनसे दुश्मनी नहीं है, है ना. लेकिन वहाँ का कोई बंदा अगर यहाँ पर आता है और यहाँ हमारे कांटेक्ट में आता है या उसको ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये पाकिस्तानी है. क्योंकि हमारे दिमाग में एक है कि ये हमारे हिंदुस्तान के ऑपोजिट में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते, तो ये हमारे दुश्मन है. लेकिन हमारी पर्सनली कोई वो नहीं होती है. पर्सनली उनसे हमारा कोई ग्रंज नहीं होता, कोई हमारी लड़ाई नहीं होती. कोई हो सकता है वो सही हो सकता है वो इंसान हमारी जैसा ही हो, लेकिन फिर भी हम लोगों के दिल और दिमाग में एक बात आ जाती है कि नहीं, ये तो दुश्मन है. ऐसा ही ये स्टोरी है, अमेरिका और जापान की स्टोरी है. तो उन दिनों की बात है जब अमेरिका और जापान में लड़ाई चल रही थी और एक दूसरे से क्या नाम है, उन लोगों को एक दूसरे के सैनिक को, सोल्जर्स को वो लोग बख्शते नहीं थे, पकड़ लेते थे, कैप्चर कर लेते थे. उनको ये ट्रीट करते थे कि ये लोग जो है वो है खबरी हैं, गुप्तचर हैं, ये लोग है ना हमारे देश की जो है इंफॉर्मेशन निकाल के जानते हैं, हमें घात करने के लिए आए हैं. क्योंकि वो उनके लड़ाई चल रही थी तो दुश्मनी थी उनकी. उन दिनों की बात है ये. कौन से ईयर की बात है, बहुत पहले की बात है ये, क्योंकि 1934 की बात है ये. तब जब ये वाला लिखा गया था तो उसमें ना जापान के सिटीजन और अमेरिका के सिटीजन, उन लोगों में जो है ना वॉर चल रहा था. तो हम लेसन के बारे में थोड़ी सी समराइज करेंगे, लेसन के बारे में रूपरेखा थोड़ी सी देखेंगे. द चैप्टर इज ऑल अबाउट ए जापानीज डॉक्टर एंड अमेरिकन सोल्जर. ये जो है जापानीज डॉक्टर एक वो और एक अमेरिकन सोल्जर है, उन दोनों के बीच में ये एक ऐसी लड़ाई है कि वो ये सोचता है कि वैसे तो ये मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर मैं अपने प्रोफेशन का देखूँ, आई एम अ डॉक्टर, मेरा काम है जान बचाना. मुझे ये नहीं देखना कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति आतंकवादी है, ये व्यक्ति अगर हमारा दुश्मन है, कोई भी होने दो. लेकिन ये डॉक्टर से जो है ना, जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो उनसे एक ओथ ली जाती है. ओथ का मतलब होता है एक शपथ ली जाती है जिसमें उनको ये बोलना होता है कि हम मानव जाति की, मैनकाइंड यानी मानव जाति की सेवा करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, रिलीजन. कुछ नहीं मानेंगे. अगर हमारा दुश्मन भी अगर हमारे सामने बुरे हालात में आएगा तो हम सिर्फ ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए एक पेशेंट है जिसकी मुझे जान बचानी है और जिसको मुझे तकलीफ़ों से निजात देनी है. इसके अलावा कोई भी मन में ग्रंज नहीं रखते हैं. और ये बात हकीकत है, होता है. कोई भी हो जाए, कोई भी हो जाए. मैं इसलिए जानती हूँ कि मेरी मम्मी मेडिकल प्रोफेशन से है, तो चाहे किसी से लिए कितना भी मनमुटाव हो, कितना भी वो हो, लेकिन अगर वो तकलीफ में है, दुख में है, तो उसके लिए खड़े होना एक डॉक्टर का, एक मेडिकल ऑफिसर का फर्ज होता है. तो ये एक वो लड़ाई, ऐसी लड़ाई है कि जिसमें डॉक्टर जो है अपने दुश्मन के सोल्जर का, दुश्मन के जो सैनिक है उसकी मदद कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने एक शपथ खाई है. उसके अंदर क्या जो कॉन्साइंस है, उसके अंदर की जो अंतर आत्मा है वो उसको कचोट रही है कि भाई तू
तूने तो डिग्री लेते वक्त ये शपथ खाई थी, अब तू क्यों देख रहा है कि ये कौन है? तेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट है, तेरे लिए एक व्यक्ति है जो मर रहा है और जिसकी जान तो बचा सकता है। तो ये वाली भावना उसके अंदर चली थी, उसके ऊपर ये आधारित है ये लेसन, द एनिमी। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए वॉर एंड जापान एंड अमेरिका वर एनिमीज। वो टाइम की बात है जब इन लोगों में जंग छिड़ी हुई थी और ये दोनों एनिमी थे। When the doctor found an American war prisoner in his own country those days, he went in dilemma and found his mental state in between his duty as a doctor and a patriot. वो इस बात की मैं डिलेमा यानी कश्मकश में पड़ गया कि मैं एक डॉक्टर, क्या मेरा कर्तव्य है, और मैं एक जैपनीज हूँ तो मेरी देशभक्ति क्या कहती है? मेरी देशभक्ति मुझसे ये कहती है कि दुश्मन को मार गिरा, दुश्मन को खत्म कर दे। बहुत सी बार ऐसा होता है, हमने टीवी सीरियल्स में और बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि आतंकवादी जब ढेर होकर हॉस्पिटल लाया जाता है, वो कितना को मार चुका है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं सोचता है कि इसको जो मैं खत्म कर दूं, इसने तो मेरे देश के इतने लोगों को मार गिराया, इतने लोगों को मार डाला, मैं इसे खत्म कर दूं, ऐसा नहीं सोचता है डॉक्टर। डॉक्टर ये सोचता है जो सजा देनी होगी वो लॉ देगा, वो कानून देगा, लेकिन फिलहाल मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी इस दुश्मन की जान को बचाने की है। और सेम कश्मकश में ये पड़ गया कि मैं एक पैट्रियट मतलब एक देशभक्त कहलाऊं या मैं एक डॉक्टर कहलाऊं, मैं क्या करूं? वो बेचारा कश्मकश में पड़ गया। A citizen of Japan, he very wisely faced the situation and solved his problem by balancing both state of mind and finally the life was saved. वो उसने दोनों का तालमेल बिठाया, उसने दोनों के बारे में सोचा समझा और फिर आखिरकार उसने क्या करा, क्योंकि इसके ऊपर एक और वो था कि अगर किसी को मालूम पड़ जाएगा कि इस डॉक्टर ने दुश्मन के जीवन को बचाया है तो उस डॉक्टर के को जो है गद्दार साबित कर देंगे और उस डॉक्टर को ये कहेंगे कि ये डॉक्टर जो है ये जापानीज नहीं है, ये गद्दार है, और इसीलिए उसको जो है देश निकाला कर देंगे, उसको जो है वो वो कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देना, ऐसा कर देंगे उनका। तो उसको सब तरफ से उसके ऊपर एक प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी जो शपथ खाई है उसको उसने चूज करा और बैलेंस करा सब बातों को, और उस चूज करने के बाद में उसने उसकी जान को बचाया। चलो आगे पढ़ेंगे अभी हम फ्रॉम द चैप्टर। डॉक्टर सदाओ होकी's house was built on the spot of Japanese coast, where as a little boy he had often played. The low, square stone house was set upon rocks well above the narrow beach that was outlined with the pen pines. अब देखो कहाँ पर इसका घर? कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र के किनारे पर इसका घर है, चट्टानों के ऊपर पत्थरों का बना हुआ इसका घर है, बहुत अच्छा घर बना है। बचपन उसका वहीं बीता और वहाँ उन बीच पर वो खेलता था, सब कुछ करता था, और बाद में क्या हुआ, ये वहीं पर ये वहाँ पर जो है ना चारों तरफ पाइन्स के जो पेड़ होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं पाइन्स को हिंदी में, छोटे छोटे वो नहीं होते जो वहाँ पे मिलते हैं हिल स्टेशन पे, अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको वो वैसे वाले पाइन, देखो हम घर में भी डेकोरेट करके लगाते हैं, क्या बोलते हैं, वो लकड़ी के नहीं होते, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। As a boy, Sadao has climbed the pines, supported himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Sea when they climbed for coconut. अब ये जो पाइन का पेड़ था तो बच्चा था तभी ये खूब चढ़ता उतरता था अपने नंगे पैरों से, ताकि वो अपना क्लच बना ले और ऊपर चढ़ता उतरता था। उसने कहाँ से सीखा था? उन लोगों से जो कोकोनट ट्री पर चढ़ते थे। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those island wonder, they are the stepping stone to the future for Japan." Stepping stone मतलब फुटप्रिंट, जैसे कदम पे कदम रखते हैं और हमारे
आगे जो है पत्थर आते जाते हैं, एक कदम रखा फिर हमारे आगे पत्थर रखा, फिर उसके ऊपर पैर रखा फिर पत्थर आया। तो बोले आने वाले समय में ये जो सी आइलैंड है ये हमारे जापान को डेवलप करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होंगे, मतलब एक आगे बढ़ने के लिए पत्थर होगा, वो रास्ता होगा। Where shall we step from them? Sadao has asked seriously. Who knows? His father has answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. बोले हम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो वही होगा जब बनता जाएगा फ्यूचर हमारा तब हम आते जाएंगे। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pain upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. उसके पापा ने अपने पेन को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उनको सिर्फ ये चाहते थे कि मेरा बेटा खूब पढ़े लिखे, खूब अच्छा इंसान बने। और उसने अपने बाप को यही देखा कि उसके पापा जो है उसके लिए बड़ी ही कंसर्न है उसके एजुकेशन को लेकर, और उसने भी अपने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह उसने अपने बाप की हर एक मर्जी को पूरा करा था। For this reason he has been sent at the 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. At the early age of 22 उसको कहाँ भेज दिया था? अमेरिका भेजा था, जहाँ जाकर वो अपनी स्टडीज को कर सके, पढ़ाई को कर सके, काय में टू बी ए डॉक्टर, सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई को कर सके। He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been seen abroad with the truth. उनको ना उसके पापा खत्म होने से पहले उन्होंने देख लिया कि मेरा बेटा जो है एक बड़ा अच्छा सर्जन है, एक बड़ा अच्छा नामी है, ना ही सिर्फ सर्जन है पर वो साइंटिस्ट हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि जो वुंड होता है, वो यानी जो जख्म होता है, उसको पूरी तरह से क्लीन कर देगा, बिना उसके, अगर कोई ऐसा घाव होता है उसको हील हो जाता है लेकिन उसके निशान रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी आविष्कार करा था जिसमें वो निशान भी गायब हो जाएंगे। Also he knew that there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. और इसके चक्कर से जो जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके लिए उसको वहाँ पर रुकना पड़ रहा है, तो इसीलिए वो जो है जापान में आके बस गया। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at the night drawn heavy fog from the cold waves. अब क्या हुआ? जब वो समुद्र के किनारे रहता था तो वहाँ ओशन पर, ओशन यानी महासागर, ओशन किसको बोलते हैं? महासागर। सी किसको बोलते हैं? समुद्र, है ना? तो ओशन में क्या हो रहा है? एक अनएक्सपेक्टेड एक वार्म करंट आ रहा है, पूरी तरफ फॉग हो गया, धुंध हो गई पूरी तरफ, और कोल्ड वेव्स जो आ रहे थे, कोल्ड वेव्स यानी जो पानी के साथ लहरों के साथ जो हवा तेज विंड चला आ रहा था, तो उससे क्या हो रहा था? चारों तरफ का माहौल जो है ठंडा हो गया था। Sadao watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hana, his wife, be waiting for him with the two children. अब वो क्या बोल रहा है कि थोड़ी देर में इतना अच्छा वार्म वेदर है, थोड़ा घूम लूँ और उसके बाद ये जो फॉग है पूरा अंदर तक आ जाएगी। उसका शोर से थोड़ा सा दूर था, ऊपर लाइन में था और नीचे आके वो बीच है, तो बोला थोड़ी देर के बाद में तो ये तो मेरे घर तक पहुंच जाएगा धुंध, और इसलिए थोड़ी देर में घूम लूँ, उसके बाद फिर मेरी वाइफ है आना, उसके पास चला जाऊँगा और उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। उसके दो बच्चे भी थे। But at this moment the door opened and she looked out. A dark blue wooden
हेरोइन ओवर हर किमोना। किमोना का मतलब होता है वो जो गाउन पहनते हैं ना जापानीज, जो ऐसा फर वाला ऐसा गाउन पहनते हैं, उसको किमोना कहते हैं। किमोना जैसे वो लोग अगर ऐसे करें तो उनके इधर साइड से जो है किनारे किनारे से वो ऐसे ऐसे वो रहते हैं। तो अभी आजकल अपने यहाँ पे भी चल रहे हैं, उसे किमोना कहते हैं। और ये जो सिंपल हम लोग कहते हैं उसे गाउन कहते हैं ना। She came to him affectionately and put her arms through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. ये लोग अमेरिका में मिले थे, वहाँ पर बड़े अफेक्शनेटली she came to hug her again. तो वहाँ पर मिले थे और ये उसने तब तक उसको इंटीमेसी नहीं हुई जब तक उसको पूरी तरह से ये विश्वास नहीं होगा कि शी इज अ जापानीज वर्ड। उसको यही था कि मैं अगर किसी से प्यार करूँ, शादी करूँ, तो वो लड़की जापानीज होनी चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज पर्सन, है ना। हर किसी को अपने अपने देश का वो रहता है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted his kindness. हाना जो है इनको अमेरिका में मिली थी, और वहाँ पर कहाँ मिली थी, एक प्रोफेसर के घर पे। वो दोनों प्रोफेसर और उसकी वाइफ वेरी काइंड हार्टेड थे। वो जो है फॉरेनर स्टूडेंट यानी जो नॉन अमेरिकन होते थे उनको अपने घर बुलाना और उनके साथ में काइंड बिहेवियर रखना। हालांकि ये लोग थोड़ा बोर भी होते थे उनके साथ में, मगर उनकी काइंडनेस इतनी अच्छी थी, इनको इतना हेल्प करते थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इससे ऑब्लाइज रहते थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were all at all possible. वो कहने लगे उनके घर जाना बहुत बोरिंग होता था, खाना वो अच्छा नहीं करती थी, रूम्स भी उनके बहुत छोटे छोटे थे, जैसे ऐसा अच्छा लगे किसी के घर में जाके। लेकिन बस एक बात की खुशी है कि मैं उधर जाता था तो मुझे वहाँ पर हाना से मुलाकात हुई, जिसको देख के मुझे लगा कि अगर ये चाहेगी तो मैं इसके साथ में शादी करूँगा। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. भले ही उसको मिली वहाँ पर, भले ही दोनों ने अपना फिक्स कर लिया था कि हाँ they were in love with each other, बट उन्होंने शादी वहाँ नहीं करी। उन्होंने शादी कब करी, जब अपना पूरा स्कूलिंग और काम वाम सब वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर ये जापान आए। जापान में अपने फादर को बताया, फादर ने उसको कंसर्न दिया कि यस शी इज़ अ जापानीज गर्ल विद आवर ओन रेस, तो हम शादी करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज करा शादी, और जापानीज वे में उनकी शादी हो गई। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung, it seems to be his feet by the breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arm away above his head. Then the cold mist hit him again. अचानक से क्या होता, जब ये लोग दोनों अपने आपस में बैठे थे, तो अचानक से क्या होता, उस धुंध में से एक ब्लैक सा फिगर आता हुआ नजर आ रहा था। वो ऐसा था जैसे वो जबरदस्ती अपने आप को लेके चल रहा था, पूरी तरह से स्विम करके ओशन में एग्जॉस्ट हो गया था और लड़खड़ाता हुआ, और वो चला आ रहा बीच
तरफ को, और अचानक से वो देखा और फिर से ढूंढने उसे बंद कर लिया और वो गायब हो गया। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadav's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again, the man on his hand and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. उसने देखा कि वो एकदम अपने घुटनों पर क्रॉल करके आ रहा है, और फिर वो जो उसकी जो एनर्जी है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, और उसने अपने आप को छोड़ दिया और उसका मुंह जो है जमीन पे लग गया। अ फिशरमैन परहैप्स सदाव सेड, बोले ये लग रहा है मुझे कोई फिशरमैन है जिसकी फिश जो वो बोट डूब गई होगी। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, ही ran quickly down the step and behind him Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away to either side there were fishing villages, but here was only the bare and the lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. However, the man had managed to come through them. He must be badly towed. अब वो कहने लगा फिशरमैन की जो पूरी बस्ती है, विलेज जो है, वो समुद्र के किनारे ही रहते, 1-2 किलोमीटर के आसपास के एरिया में रहते। बोले शायद ये होगा, लेकिन बोले हो सकता है इसकी बोट जो है डूब गई हो, ये जैसे तैसे आया। बोला लेकिन इतने रॉक्स यानी चट्टानों के बीच में से ये तैरता हुआ आया है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है और बहुत ज़्यादा टूट गया है एकदम, है ना। इसने कैसे कैसे अपनी जान को बचाया है। They saw when they came toward him, and indeed it was so. The sand on the one side of him had already a stain of red soaking through. जो सैंड थी, जो बीच में जो सैंड पड़ी रहती है, उसने जो है इसके ब्लड को रेड सोकिंग, मतलब उसका जो रेड कलर का ब्लड था जो गिर रहा था, उसको उसने सोक कर लिया था। जैसे आप सैंड पे पानी डालोगे तो वो सोक कर लेता है ना पानी, ऐसे ही ना वो उसने सोक कर लिया था। He is wounded, Sadav exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, and the old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in the wet rags of garments. Sadav stopped, Hannah at his side, and turned the man's head. They saw the face. A white man, Hannah whispered. White man मतलब ब्रिटिशर्स को और अमेरिकन्स को सब लोग व्हाइट मैन कहते थे। उन लोग इतने भूरे होते थे, उनको व्हाइट मैन कहते थे। जैसे हमारे यहाँ पर जो ज़्यादा ही कोड़ा होता है तो उसको कहते थे भूरी, कहते थे ना, नाम ही रख देते भूरी, है ना, भूरी नाम रख देते ना। तो वहाँ पे उन लोग कहते थे अरे दिस इज अ व्हाइट मैन, बिकॉज एवरी कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना उसका टेक्सचर अलग होता है। फॉरेनर का टेक्सचर अलग होता है, इतने गोरे होते हैं कि लाल लाल हो जाते हैं, है ना। हम लोग भी देख के समझ जाते हैं ना कि ये फॉरेनर है, उनके बाल वाल सब देख के समझ जाते हैं कि दे आर फॉरेनर्स। तो हाना ने जैसे ही उसने उसको टर्न करा था, हाना ने बोला अरे ये तो व्हाइट मैन है। यस इट वाज ए व्हाइट मैन। द wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as through for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो अनकॉन्शियस था, उनको उसको पता ही नहीं क्या है। उसको पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कितने टाइम से, कई महीनों से उसकी जो है दाढ़ी नहीं बनी है, और उसको कितना टॉर्चर करा है, उसके साथ कितनी मारपीट हुई है। Now Sadav remembered the wound, and with his expert finger he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. जैसे वो उसको छू रहा था तो फ्रेश ब्लड जो है उसकी बॉडी से निकल के आ रहा था। On the right side of his lower back, Sadav saw that the gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. जैसे उसने पीठ पर देखा तो एक जैसे गोली का वो होता है जख्म, वो फिर से उखड़ गया था और उसमें से ब्लड आ रहा था। और जो ब्लैक पाउडर होता है ना, जब गोली मारते तो ब्लैक पाउडर निकलता है उसका, वो साइड को बिल्कुल काला कर देता है, तो वो सब ब्लैक ब्लैक हो रखा था वहाँ पर। Sometime not many days ago, the man had been shot and had
not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wood. बोले ऐसा था जो मतलब जैसे ये तैर रहा होगा तो वो जो रॉक है जो चट्टान है उसे रगड़ गया होगा, इससे ये wood जो है छिल गया होगा. Oh, how he is bleeding! Hannah whispered again in the solemn voice and sadly. The mist stripped them now completely, and at this time of the day, no one came by. The fisherman had gone home, and even the chance beach campers would have considered the day at an end. बोले ये कौन हो सकता है? भाई फिशरमैन तो भाई अपना करके आके अपने घर चले गए होंगे, वो तो होंगे नहीं, तो कौन हो सकता है? उसको वो लोग सोचने में पड़ गए. What shall we do with this man? Saddam muttered. But his trained hands seemed to their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. मगर उसके जो हाथ जो ट्रेन थे वो ये सोच रहे थे कि मैं किस तरह से इसको जो चंगाई दूं. He packed the wood with the sea moss and strewed the beach. The man moaned with pain in the stupor, but he did not awaken. उसको दर्द से वो कढ़ाया लेकिन वो कॉन्शियस में नहीं आया. The best thing that he could do would be to put his back in the sea. Sadao said, answered himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said steadily. But she continued to stare down at the motionless man. वो उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर रहा था जो वो हाथों से कर सकता था, पर हाना जो थी वो उसको बहुत कंटिन्यूसली वॉच कर रही थी कि इसका क्या कौन है ये क्या टाइम है. चलो तो tomorrow we will go. Okay, we will continue tomorrow. Nice, no? Story is nice. बहुत अच्छी story. बंद कर दो.